Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss a very important topic that is features of a company. So ऐसे बाकी important topics जानने के लिए for the CAB examination आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो कि ई बुक का एक लिंक है जिसके थ्रू आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी की। तो सबसे पहले कंपनी जो है वो देश में ना कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनीज जो हैं वो प्रॉपरली रिसोर्सेज यूटिलाइज करती है इकोनॉमी के और प्रॉस्पेरिटी आती है इकोनॉमी के अंदर। आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्म में करते हो। वैसे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हो, लेकिन कंपनी फॉर्म में एक तो लायबिलिटी लिमिटेड होती है जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी, और इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, प्लस सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सारी रेगुलेशंस दी हुई थी। अब उसे रिप्लेस कर दिया है कंपनीज एक्ट 2013 ने, विच बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 29 अगस्त 2013। अब कंपनी के फीचर्स की बात करें तो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है अंडर द कंपनीज एक्ट। जो कंपनीज पुरानी थी, जो कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड थी, उन्हें 2013 वाले एक्ट के अंडर री रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं थी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी कि ये लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करती है। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, सू कर सकती है, सू किया जा सकता है यानी कि केस कर सकती है, और इस पे केस भी किया जा सकता है। अब ये जो कंपनी होती है इसको हम सिटीजन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये वोट नहीं कर सकती, ना ही फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकती। ये सिर्फ इतना होता है कि इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, बस इसका यही पहचान होता है। और इसकी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है, यानी कि कंपनी अपने मेंबर से सेपरेट मानी जाती है। मान लो कि मैं कल एक कंपनी बना दूं जिसका नाम हो मेघा एंटरप्राइजेस, नाम की मैंने कंपनी बना दी। कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस मेरे लीगल एग्जिस्टेंस से सेपरेट होगा। एक बहुत फेमस केस है, सैलमन वर्सेस सैलमन है। 1897 में ये केस हुआ था जिसने ये बात को सॉलिडिफाई किया था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। जैसे सैलमन ने एक अपने नाम पे एक बिजनेस शुरू कर दिया, सैलमन एंड सैलमन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। उसने क्या किया, कंपनी में कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया और कुछ कंपनी को डेट दे दिया, कंपनी को कुछ पैसा उधार दे दिया। जब वो कंपनी बंद होने लगी, चली नहीं, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो सबसे पहले ना जो डेटर्स जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पैसा मिलता है। तो सैलमन कंपनी का शेयर होल्डर भी था और कंपनी का क्रेडिटर भी था। तो एज अ क्रेडिटर उसको प्रायोरिटी मिली पेमेंट में। बाकी के जो लोग थे वो बोलते इसको क्यों पेमेंट मिल रही है, पहले सैलमन और सैलमन की कंपनी एक ही तो बात है, इसको क्यों पैसे दे रहे हो एज अ क्रेडिटर। तो कोर्ट ने बोला था कि नहीं, वो अलग है और उसकी कंपनी अलग है, वो एज अ क्रेडिटर पैसे डिजर्व करता है, उसको मिलने चाहिए, उसका राइट है। ओके। और जो कंपनी होती है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी अलग मानी जाती है। उसके बाद मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड अप टू देयर शेयर कैपिटल ओनली। अगर मैंने कंपनी के 10 लाख के शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे 10 लाख ही देने हैं। कंपनी का लॉस में चले जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी लायबिलिटी लिमिट होगी 10 लाख रुपए तक, मुझे उतनी ही देने हैं। कोई मेरी पर्सनल एसेट्स को नहीं छेड़ सकता कंपनी का पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो पार्टनरशिप फॉर्म्स होते हैं उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि कंपनी का पैसा अगर डूबता है तो आप मेंबर्स को कुछ नहीं बोल सकते, शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं बोल सकते, उनकी जितनी लायबिलिटी उन्होंने दे दिया था पैसा। लेकिन पार्टनर्स का तो पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते हैं पैसा रिकवर करने के लिए। उसके बाद कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कंपनी के मेंबर्स की डेथ होती रहे या कोई कंपनी छोड़ के चला जाए, कोई रिटायर हो जाए, कोई नया आ जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी आ गए, मुकेश अंबानी के बाद उनका बेटा आकाश अनंत अंबानी आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रिलायंस को, वो चलता ही जा रहा है, ठीक है। और कंपनी को बनाने के लिए भी लीगल प्रोसेस लगता है, कंपनी को बंद करने के लिए भी लीगल प्रोसेस लगता है। बंद ना करो तो कंपनी चलती रहती है। और कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन करती है। मेंबर्स उसकी प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। अब जो रिलायंस की प्रॉपर्टी है वो रिलायंस कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद शेयर्स जो हैं उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। आज मेरे पास टीसीएस के शेयर्स हैं, कल मैंने आपको बेच दी, आपने किसी और को बेच दी, तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर रिस्ट्रिक्ट ना करे तो कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर्स बेच के कंपनी पैसा रेज करती है और लिक्विडिटी भी मैनेज की जा सकती है कि बेच के पैसा आ जाता है। ओके, कंपनी सिग्नेचर तो खुद से कर नहीं सकती है। अब आप और मैं डॉक्यूमेंट कैसे साइन करते हैं? हम सिग्नेचर करते हैं, कंपनी तो कर नहीं सकती है। तो कंपनी के केस में उनका एक कॉमन सील होता है स्टैंप जैसा। पहले मैंडेटरी होता था, लेकिन अभी 2015 अमेंडमेंट से ऑप्शनल हो गया है कि डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए 2 डायरेक्टर्स या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, उसकी वैल्यू भी कॉमन सील जितनी ही होती है। फिर एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट वेल का। अब देखो, एक तरफ है कंपनी के मेंबर्स, ठीक है, ये सारे कंपनी के मेंबर्स हैं, और एक तरफ है कंपनी। अब कंपनी को चलाता कौन है? चलाते तो इसके जो बोर्ड है, मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, वही चला रहे कंपनी को। लेकिन कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, तो उनके बीच में कॉर्पोरेट वेल यानी कि एक पर्दा माना जाता है। लेकिन अगर इस पर्दे का फायदा उठा के कोई फ्रॉड करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, तो फिर इस कॉर्पोरेट वेल को हटाया जा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। कल अगर मुकेश अंबानी कोई घपला कर दे रिलायंस कंपनी में, बाद में बोले रिलायंस पे केस करो, मेरे पे क्यों कर रहे हो? रिलायंस ने घपला की है, लेकिन असल में तो उसने की है ना, वो तो कंपनी का कंपनी होने का फायदा उठा रहा है। तो उस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है और मुकेश अंबानी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। अब हम फर्दर एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप सीआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हमें इसका थोड़ा सा लंबा प्रिपरेशन करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो अभी से आप समय देना शुरू करिए। आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्रैश कोर्स भी मिलेगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज सब कुछ अवेलेबल है, पीवाईक्यूज अवेलेबल है। तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोर्सेज का, और वहां जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। द केस सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी हाईलाइट्स विच फीचर? कॉर्पोरेट वेल, परपेचुअल सक्सेशन, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, शेयर होल्डर कंट्रोल। तो सैलमन वर्सेस सैलमन में तो ये बोला गया ना कि कंपनी और कंपनी का जो शेयर होल्डर या मेजर शेयर होल्डर या मेंबर्स हैं वो सेपरेट होते हैं, और कंपनी की अपनी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है। तो इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया था। केसेस भी आपको बीआरबीएल में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी मीन्स कंपनी ओन्स नो एसेट्स, ऐसा तो कुछ नहीं है। शेयर होल्डर्स एंड कंपनी शेयर एसेट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। कंपनी अपने नाम पे इंडिपेंडेंटली प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।